हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग अपने फोर्स वाले टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए और फोर्स के टॉपिक को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने ये समझा था कि अगर एक बॉडी है या एक सिस्टम है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस बॉडी का, उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहने का अर्थ यह होता है कि भैया मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। मोमेंटम में चेंज नहीं आने का अर्थ क्या है? सीधा सीधा वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंटम में चेंज देखिए दो फैक्टर से आता है, मास चेंज हो जाए या वेलोसिटी। हम ज़्यादातर केसेस में क्या देखते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि फोर्स लग रहा है तो उसके मास में चेंज होने के कंडीशंस क्या हैं? बहुत कम है। बहुत कम ही केसेस में आपको मास चेंज होते हुए नजर आएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स लगा है, क्या लगा है? फोर्स आया है, तो फोर्स आने का मतलब क्या हुआ है? मोमेंटम में चेंज आया है। भाई मोमेंटम में चेंज आएगा तभी तो फोर्स आएगा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है या ना, कि मोमेंटम में चेंज ही तो क्या कहलाता है आपका? फोर्स। अब मोमेंटम में चेंज आने का क्या कारण होगा? वेलोसिटी में चेंज आया ना, यानी वेलोसिटी में चेंज आया होगा। वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन। आया ना। हम लोगों ने ये समझा था कि भाई ये सब कुछ तभी होगा जब क्या आएगा? फोर्स आएगा। फोर्स आएगा तो मोमेंटम में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा या एक्सीलरेशन आएगा। क्लियर है? लेकिन अगर फोर्स ना आए तब, अगर फोर्स ना आए तब मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, तब ना वेलोसिटी में चेंज होगा, ना ही एक्सीलरेशन आएगा। समझ पा रहे हो? यानी उस बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब यही है। ये वही बात कही जा रही है जो पहले में कही गई थी कि एक बॉडी है, एक सिस्टम है, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब कई लोगों के मन में जब ये प्रश्न उठता है तो दो तरीके से उठता है कि सबसे पहले सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, क्योंकि देखो जिनको यही नहीं पता रहेगा ना, वो कभी भी फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है इसके बारे में पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? जो बाहर से लग रहा होता है, और इंटरनल मतलब क्या होता है कि बॉडी के पार्टिकल या बॉडी के या सिस्टम के अंदर जो बॉडीज़ हैं वो आपस में लगा रही होती हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर या एक सिस्टम के अंदर जो बॉडीज़ हैं, जो पार्टिकल हैं, वो आपस में लगा रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा? तब वो इंटरनल कहलाएगा। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था बस का, कि अगर बस में बैठे यात्री क्या कर रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं बस पे, अपने पोजीशन पे बैठ के ऐसे धक्का लगा सकते हैं वो, हाँ या ना? पूरी पावर के साथ ढकेल रहे हैं, सीट को ऐसे ऐसे पकड़ के ढकेल रहे हैं, फिर भी क्या नहीं हो रहा है? बस में कोई चेंज आता है? नहीं, क्योंकि इंटरनल फोर्स कभी भी कोई चेंज नहीं ला सकता। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वो अंदर भले चेंज लेके आता रहे, लेकिन कभी भी बस के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकता। समझ आई बात? लेकिन अगर उन्हीं यात्रियों में से कुछ बाहर उतर के नीचे चले जाएं और नीचे से फिर धक्का लगाने लगे, तब वो सिस्टम के बाहर से सिस्टम पे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब सिस्टम के बाहर से जब फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल मतलब यही है कि भैया एक्सटर्नल फोर्स ही क्या लाता है? ये सब तरीके का चेंज ला पाता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये सभी चीज़ें नहीं आएंगे। क्लियर है? एक्सटर्नल फोर्स होगा तो ही मोमेंटम में चेंज, तो ही वेलोसिटी में चेंज और तो ही एक्सेलरेशन आएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। क्लियर है? हाँ या ना? इतनी बातें समझ में आई? तो मैंने क्या किया था, मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर क्या किया था? एक फार्मूला प्रूफ करके दिखाया था, या एक बेसिक आइडिया आपको दिखाया था। तो कई लोगों के मन में ये था कि सर वो समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया था, तो एक बार आप पुनः वीडियो को देख लीजिए। अदरवाइज मैं एक बार पुनः इस वीडियो के अंदर भी समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे आखिर कहानी चल रही थी। तो मैंने वहाँ पे लिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थोड़ा सा वीडियो के अंदर देखिए, मोबाइल के अंदर देखिए, आ रहा है? ये नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो नीचे लिख देते हैं ना। अब आ रहा है? ठीक है, चलिए देखिए। तो हम लोगों ने किया क्या था, हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट लिए थे। मान लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m, लेकिन ऑब्जेक्ट दो लेना है तो इसलिए इसका मास क्या मानूंगा मैं? m1, जो शुरुआत में किस वेलोसिटी से चल रहा है? u1 वेलोसिटी से चल रहा है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है
इस दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो इसका मास क्या है, m2 है, और ये जो है किस वेलोसिटी से चल रहा है भाई, u2 वेलोसिटी से चल रहा है। ये लोग चलते जाते हैं, यानी ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी फिलहाल में मैं मानूंगा कि ये दोनों, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है। अब ये दोनों जाते गए और जाने के बाद एक पोजीशन पे आके क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। यानी m1 टकरा जाता है m2 से, टकरा जाएगा, हाँ या ना, टकरा गया। और कितने देर तक टकराए रहा, मतलब जो टकराहट थी वो कितने समय तक थी भाई, तो वो थी डेल्टा टी समय तक, बहुत थोड़े से टाइम के लिए थी, मतलब डेल्टा टी टाइम के लिए मैंने मान लिया, ठीक है। अब जब ये m1 m2 से टकराया तो टकराने के बाद क्या देखा गया, टकराने के बाद ये देखा गया कि भाई ये जो m1 मास का जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई है, v1, और जो m2 मास का ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v2, ठीक है। यानी m1 की वेलोसिटी v1 और m2 की वेलोसिटी v2, समझ पा रहे हैं। तो यही हमारा पूरा केस था, इसी केस को एनालिसिस करना है हम लोगों को। केस क्या है, दो ऑब्जेक्ट थे, एक m1 मास का, एक m2 मास का, ये दोनों क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं फॉर डेल्टा टी टाइम, और उसके बाद क्या हो जाती है, इनके वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। अगर मैं इस केस को डिवाइड करूं तो मुझे 3 केसेस में नजर आएंगे, यानी 3 पार्ट में नजर आएंगे, यानी यही केस 3 पार्ट में नजर आएगा। एक तो देखा जाए इस केस को, तो अगर मैं एनालिसिस करना चाहूँ तो पहला एनालिसिस हम कहाँ करेंगे, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट पहले टकराए नहीं थे, यानी टकराहट से पहले, बिफोर कॉलिजन। अब बिफोर कॉलिजन मतलब टकराने से पहले, फिर यहाँ पे एट द कोलिजन, जब कोलिजन होता है ना, एट द कोलिजन, टक्कर होते हुए, है ना, यानी टक्कर होने पर, और एक टकराने के बाद, यानी आफ्टर कोलिजन, यानी टक्कर के बाद। तो 3 तरीके से हमको स्थितियां देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। ये तीनों स्थितियों को अगर हम अच्छे से एनालिसिस करें तो यहीं से हमको सभी चीज़ों को समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो यार, ये m1 ये m2 दोनों अपने आप में अलग अलग सिस्टम है, यस और नो, लेकिन जब ये दोनों एक पास टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या होगा, मतलब जो ही ये टकराते हैं, जैसे ये मार्कर है, ये दोनों अलग अलग सिस्टम है, लेकिन जो ही ये टकरा गए, टकराने के बाद ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया। ये अलग था भाई, ये अलग था, ये भी अपने आप में सिस्टम था, ये भी अपने आप सिस्टम में था, लेकिन जब ये दोनों जुड़ गए तो यानी टकराए जब, तो टकराने पे क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग सिस्टम एक साथ जुड़ गया। जुड़ने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों मार्कर अब एक साथ रहने लगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये एक सिस्टम है ना, हाँ या ना। यानी जब टकराए तो जो ही ये टकराए, ये दोनों के दोनों एक सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गए, यस और नो। अब ये दोनों जो ही एक सिस्टम में कन्वर्ट हुए तो हुआ क्या कि भाई खुद देख सकते हो कि ये इधर से आ रहा था और ये इधर से जा रहा था, तो 100% m2 के रास्ते में ये रुकावट है ना, m1 जा रहा था आगे इधर, मतलब आप ही खुद सोचो, आप फील करो, छोड़ो m1 को, छोड़ो, आप अपने जगह पे ले लो। आप दौड़ते हुए जा रहे हो, अचानक से दीवार आ गई, तो दीवार ने क्या किया, आपकी जो वेलोसिटी थी उसको चेंज कर दी। आप दौड़ते हुए जाएंगे दीवार से, मतलब जो ही दीवार से टकराएंगे तुरंत रुक जाएंगे। तो पहले किस स्पीड में थे, 20 की स्पीड में, 40 की स्पीड में, जिस भी स्पीड में चल रहे हैं, दीवार से टकराएंगे तो क्या हो जाएगी आपकी स्पीड, 0। यानी स्पीड में चेंज आया कि नहीं आया, स्पीड में चेंज वाला फोर्स आया कि नहीं आया, तो फोर्स आया कहाँ से, उस दीवार ने लगाया, सीधा अर्थ है। वैसे ये अमोन है भाई, ये दौड़ते हुए जब इधर से जाएगा तब तक m2 इसको रास्ते में मिल जाएगा, तो m2 से जब टकराएगा तो इसकी स्पीड में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। यही तो हुआ भी है कि m1 u1 से चल रहा था, अब m1 किससे चलने लगा, v1 से, तो स्पीड में चेंज आया ना। तो इस m1 की स्पीड में चेंज का कारण कौन है, m2 ने इस m1 पे फोर्स लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, तभी तो स्पीड में चेंज है। यानी यहाँ पे m2 ने m1 पे फोर्स लगाया। अच्छा, इसी तरीके से m2 भी तो जा रहा था इधर भाई, इधर की ओर दौड़ रहा था ऐसे, और ऐसे दौड़ रहा था, तब तक अचानक से कौन आ गया, m1, और m1 से जो ही ये टकराया तो इस m2 की m1 से टकराने के बाद देख रहे हो वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v2, जबकि पहले कितनी थी, u2। यानी स्पीड में चेंज आएगा ही आएगा, सेम कहानी। तो कौन आखिर इसके ऊपर फोर्स लगाया कि चेंज हो गया इसकी स्पीड, क्योंकि स्पीड में चेंज तभी आएगा जब क्या आएगा, फोर्स। तो इसका मतलब इस m2 के ऊपर इस m1 ने फोर्स लगाया, क्योंकि बाहर से तो कोई नजर आ रहा है
क्या M1 के ऊपर कोई टच करते हुए नजर आ रहा है? क्या M2 के ऊपर कोई टच करते हुए नजर आ रहा है? इसका मतलब बाहर से कोई नहीं टच कर रहा है, और बाहर से कोई टच नहीं कर रहा है इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये जो स्पीड में चेंज आ रहा है, यानी ये U1 से V1 हो गया और ये U2 से V2 हो गया M2, इसका कारण क्या है कि M1 पे M2 ने लगा दिया और M2 पे M1 ने लगा दिया। इन दोनों ने आपस में ही एक दूसरे पे फोर्स लगाया है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है। और अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है? 0 है। यस और नो? ये तो एक सिस्टम में आपस में एक दूसरे पे लगाया गया, एक सिस्टम के जो बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, उन दोनों ने आपस में एक दूसरे पे लगाया है। हाँ या ना? क्या बाहर से किसी ने लगाया है? बाहर से कोई फोर्स नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? ये कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स से मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पूरे केस को एक्सपेरिमेंटल वे में देख लिया, और देखने के बाद हमको सब चीज़ें एकदम ऐसे नज़र आई जैसे साफ पानी। देखिए कैसे साफ पानी, यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि M2 ने M1 पे लगाया है, M1 ने M2 पे लगाया है। अब M1 ने अगर M2 पे लगाया है भाई, तो M2 ने M1 पे क्यों लगाया? बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए M1 अगर लगा भी दिया तो M2 नहीं लगाता, लेकिन M2 को लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर M1 ने इस M2 के ऊपर फोर्स लगाया, दौड़ते दौड़ते गया और M2 को देखा, तो M2 को पूरी जान से अपना हटाने का प्रयास किया कि रास्ते से हट जाओ, है कि नहीं है? तो M2 भी तो उधर से आ रहा है, तो वो भी चाहेगा M1 को रास्ते से हटा दे, तो उसका एक्शन होगा कि नहीं होगा? अब M1 जितने पावर के साथ उससे टकराएगा तो M2 भी कहेगा हम उतने पावर के साथ तुमको धक्का मारेंगे। हाँ या ना? यानी M1 जितने बल के साथ उसको हटाना चाहेगा, M2 भी उतने ही बल के साथ इसको हटाना चाहेगा। ये तो बात समझ में आ रही ना? यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये दोनों बॉडीज भी अलग अलग हैं, क्योंकि भाई एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। M1 M2 पे लगा रहा है, M2 M1 पे, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। और एक्शन रिएक्शन पेयर की खासियत यह है कि एक्शन के बराबर ही रिएक्शन होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। वो भी दिख रहा है ना? M2 इधर लगा रहा है, M1 इधर। तो अगर ये सब समझ में आ गया तो मैं लिख सकता हूँ according to third law of motion, according to third law of motion क्या होगा कि सर यहाँ पे दिख पा रहा है हमको कि जो M1 है उसने M1 है जो उसने किस पे फोर्स लगाया है? M2 पे। इसका मतलब 1 ने 2 पे लगाया है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ फोर्स इज अप्लाइड बाई 1 on 2 इज इक्वल टू, मैं अपने अनुसार किसी भी तरीके से ले सकता हूँ, तो ऐसे चलेगा। फिर अगली बार क्या हुआ है सर? यहाँ पे 2 ने 1 पे लगाया, क्योंकि M2 ने M1 पे लगाया है, तो इसका मतलब 2 ने 1 पे लगाया है। लेकिन दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर है, यही तो होता है, यही तो पढ़ा हमने। दोनों फोर्स क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन इसका कारण क्या है? अपोजिट होना चाहिए डायरेक्शन, कारण नहीं, तो सिंपल इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। तो F12 और F21 क्या होंगे? दोनों सेम होंगे, लेकिन माइनस डायरेक्शन के साथ। ठीक है, अब ये F12 का मतलब क्या है भाई? फोर्स का मतलब तो हमने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एक होता है M इंटू ए, और दूसरा होता है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू डेल्टा T। हाँ या ना? तो हम ये तो नहीं लगाएंगे, हम कौन सा लगाएंगे? ये वाला। वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ये वाला लगाएंगे। यानी F12 आया होगा तो कैसे आया होगा सर? ये इसके अनुसार आया होगा, है ना? मतलब नहीं समझे सर? मतलब भाई फोर्स तभी तो आता है जब हम देखते हैं मोमेंटम में कितना चेंज आया बटा कितना टाइम लगा उसके मोमेंटम में चेंज आने में। तो इसका मतलब ये कहाँ पे है भाई? ये किसके लिए है? फॉर बॉडी 1। ये कौन सी बॉडी है? पहली बॉडी है। और ये कौन सा फोर्स है? किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है? बॉडी 2 पे, यानी फॉर बॉडी 2। बॉडी 2 यानी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो है, और ये पहली बॉडी के लिए जो फोर्स लग रहा है वो है। अब पहली बॉडी के लिए फोर्स लग रहा है तो इसके लिए हम मोमेंटम में चेंज भी पहली बॉडी के लिए ही निकालेंगे, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, लेकिन किसके लिए? पहली बॉडी के लिए। और इधर ये जो फोर्स आया होगा वो कैसे डिटरमाइन किया गया होगा? तो सर डेल्टा P निकाला गया होगा, लेकिन किस बॉडी का? दूसरी बॉडी का। और टाइम तो यहाँ पे वही रहेगा। आप चाहो तो टाइम भी अलग कर सकते हो, यानी पहली बॉडी के मोमेंटम में चेंज होने में कितना टाइम लगा है बटा दूसरी बॉडी के मोमेंटम में चेंज होने में कितना टाइम लगा है। क्लियर?
अब चलो देखते हैं पहली बॉडी का मोमेंटम। तो पहली बॉडी का मोमेंटम में चेंज कितना आया कैसे निकालेंगे? तो पहले कितना था, बाद में कितना था, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, यही तो करते हैं। तो चलो देखो, पहले अगर मैं देखूं तो यही है मेरी पहली बॉडी, m1 मास की है और किस वेलोसिटी के साथ चल रही है, u1। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो pi1 पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा सर? वो होगा m1 u1, हाँ या ना? क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू यू, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है m1, वेलोसिटी कितना है u1, रख दिया। अब यहाँ पे आओ, फिर बाद में कितना हो जा रहा है? तो सर बाद में फाइनल जो 1 का है वो कितना हो जा रहा है सर? मास तो अभी भी m1 है लेकिन वेलोसिटी कितनी हो गई है v1, तो वो लिख दिया। फिर इस वाली बॉडी के पास आओ, ये क्या है? ये पहली बॉडी का मोमेंटम नहीं है, ये दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है। अब वो कितना होगा? तो सर ये होगा मास इंटू वेलोसिटी, लिख दिया, m2u2 है। अब यहाँ पे देखोगे फाइनल मोमेंटम ऑफ 2, तो वो भी कितना होगा m2v2, ठीक है। यानी पहले u2 स्पीड से चल रहा था, अब किस स्पीड से चल रहा है v2, हाँ या ना? अब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ बिल्कुल, यानी डेल्टा का मतलब क्या होता है कि बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 बटा कितना टाइम लगा है चेंज होने में ये मोमेंटम? सर डेल्टा टी, जितने देर तक टकराए थे उतने ही देर तक। उससे पहले तो इनकी वेलोसिटी सेम थी, लेकिन जो ही ये टकराए डेल्टा टी टाइम के लिए, एंड टी टाइम के लिए जब तक ये टकराए हैं उसके बाद ही वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हुई है, यानी टकराने के बाद ही इनकी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो इसका मतलब टाइम कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे तो P2 का देख लिया जाए, तो P2 का मतलब कि बाद में कितना मोमेंटम था दूसरे वाले मास के, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का। तो बाद में था कितना मोमेंटम सर? वो था Pf2 माइनस, यहाँ पे देखा जाए तो फिर कितना हो जाएगा Pi2 लिख सकता हूँ। और टाइम कितना लगा है, पहले ब्रैकेट में डालो, टाइम कितना लगा है सर? टाइम तो अभी भी डेल्टा टी ही लगा है इसमें भी, ठीक है ना। अब इनकी वैल्यूज रख दो, Pf1 की वैल्यू कितनी है? तो Pf1 की वैल्यू है सर m1v1। नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, छोड़िए, जाने दीजिए, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जगह है हमारे पास तो पूरा जगह है, हम यूज करेंगे। Pf1 मतलब हम लिख देंगे m1v1 माइनस Pi1 मतलब m1u1 अपॉन पूरे नीचे डेल्टा टी इज इक्वल टू Pf2 माइनस में माइनस लगाऊंगा, Pf2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा m2v2, आप खुद देखते जाइए, Pf2 की जो वैल्यू है वही मैं रख रहा हूँ, माइनस i2, तो क्या होगा ये m2u2 हो गया, पूरे नीचे डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो जाएगा m2u2 प्लस m2u2 हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल। अब क्या करना है, अब सिंपल काम करना है, क्या करिए आप इसको उधर भेज दीजिए और जो माइनस वाला है उसको इधर बुला लीजिए, मतलब दोनों साइड प्लस करने का प्रयास करिए। m1 वाले को m1u1 माइनस में उधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा, और ये m2u2 इधर माइनस में इधर बुला देंगे तो प्लस में, तो हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा m1v1, ये आएगा इधर तो प्लस में m2u2 इधर हो जाएगा हमारा, ये जब इधर जाएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो m1u1 प्लस m2u2। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक्चुअल में ये v2 है, देखिए ये v2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो क्या होगा, ये v2 होगा, ये m1u1 और ये m2u2, ठीक है ना, क्योंकि Pf2 की वैल्यू क्या होगी, m2v2 ही तो होगी बस। अब ये जो आपको नज़र आया है यही आपका रिजल्ट है। देखिए ये एक्चुअल में क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए तो m1u1 क्या है, m1u1 क्या है, नहीं सॉरी ये m1v1 है, भी थोड़ा सा सही से बन जाओ बेटा, ये m1u1 है, ये m2u2 है, थोड़ा सा डायरेक्ट इम्प्लाइज करके पहले इसको कर लेते हैं, यानी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है सर, m1u1 क्या होता है, m1u1 सर है इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, है ना, प्लस m2u2 क्या है सर, ये इनिशियल मोमेंटम है सेकेंड बॉडी, हाँ या ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है सर, ये फाइनल मोमेंटम है फर्स्ट बॉडी का, हाँ या ना, ब्रैकेट लगा लो, प्लस ये क्या है सर, ये फाइनल मोमेंटम है सेकेंड बॉडी का, यस और नो। तो इसका मतलब यहाँ से क्या नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से ध्यान से देखो कि पहले जितनी मोमेंटम थी दोनों बॉडीज के पास,
अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूं, पहली मोमेंटम यानी पहले जितना दोनों बॉडीज के पास संवेग पहले से था, संवेग पहले से होने का मतलब जितना मोशन पहले दोनों बॉडीज के अंदर कंटेंट था, बाद में भी उन दोनों बॉडीज के अंदर उतना ही मोमेंटम है। यस और नो? ये दोनों क्या बता रही है कि दोनों बॉडीज के अंदर टोटल मोमेंटम कितना था पहले, टक्कर से पहले, और जब टक्कर हुई तब कितना मोमेंटम है। तो ये क्या बता रहा है? ये टक्कर के बाद वाला मोमेंटम बता रहा है, हाँ या ना? कि टक्कर के बाद दोनों बॉडीज के अंदर जो मोमेंटम है, देखो दोनों बॉडीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है प्लस, तो प्लस का मतलब दोनों बॉडीज का मोमेंटम सम कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया, जोड़ दिया गया ना। इस बॉडी के अंदर मोमेंटम जितना है, इस बॉडी के अंदर मोमेंटम जितना है, जोड़ दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों बॉडीज का मोमेंटम बाद में कितना है और यहाँ पे पहले कितना था। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पहले जितना मोमेंटम था दोनों बॉडीज के पास, उतना ही मोमेंटम बाद में भी है, भले ही क्या हो गई है टक्कर। एंड टक्कर होने के बाद भी मोमेंटम में चेंज नहीं आया है। और इसका प्रमुख कारण क्या है? नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख लीजिएगा एक बार, बाकी दिख रहा है ना ऊपर तक? ठीक है, तो यहाँ से क्या नजर आया? इसका ये मतलब है कि भैया इसके अंदर भले ही फोर्स आया है, यहाँ पे फोर्स आया है कि नहीं आया है? आया है, लेकिन फिर भी मोमेंटम में चेंज नहीं आया है, क्योंकि ये फोर्स कैसा था? इंटरनल था। तो इसमें नोट करके क्या लिखने वाली बात है? इसमें नोट करके ये लिखना जरूरी है कि इंटरनल फोर्स के कारण कभी भी बॉडी के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है ना? इसका मतलब समझ में आ गया, हाँ या ना? यानी एक सिस्टम के अंदर जितना मोमेंटम पहले होता है उतना ही मोमेंटम बाद में होता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब। यानी संवेग में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं अगर एक्सटर्नल फोर्स ना आए। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसी पे हमको क्वेश्चन लगाने हैं। ये आपको मिलेगा इसी सेम टाइप पे क्वेश्चन, M1 M2 का वैल्यू दे देगा, V1 V2 का, या U1 U2 में से, मतलब चारों में से 2-3 की वैल्यू दे देगा हमको। ठीक है, और एक कोई पूछ देगा, जैसे हमसे बोल देगा कि पहले देखिएगा M1 ऑब्जेक्ट इस स्पीड से चल रहा था, M2 ऑब्जेक्ट इस स्पीड से चल रहा था, और बाद में जब ये टकराए तो M1 ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी थी, तो M2 वाले की स्पीड कितनी होगी ये बता दीजिए आप। तो कहाँ से आप पता कर लोगे? यहाँ से, इस फॉर्मूले से पता कर लोगे। ये फॉर्मूला है, ठीक है? क्लियर है, हाँ या ना? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आपको इस तरीके से करना है, और ये प्रूफ है इसका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करिए, जहाँ फंसिए बताइए। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, जहाँ पे हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे, और वहीं से हमारा क्वेश्चन का चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप इसको पूरा का पूरा क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।